चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कितना टाइम लगना चाहिए देखें भाई। इफ ए कैरेक्टर, यस, हाँ जी, लिटरेरी टर्म और लिटरेरी फॉर्म, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। और ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगी उससे अगले दिन जब भी होगा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो लिटरेरी टर्म और लिटरेरी फॉर्म आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। इफ ए कैरेक्टर स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड बाय हिम और हरसेल्फ इन ए प्ले वी कॉल इट, देखिए एजोनेंस क्या होता है, रेपिटिशन है किसका, एजोनेंस वोवल साउंड का है कॉन्सोनेंट का है, वोवल साउंड का रेपिटिशन है। एल्यूजन क्या है, एल्यूजन कंपैरिजन है, बताइए। एल्यूजन इनडायरेक्ट रेफरेंस है, एल्यूजन एक पासिंग रेफरेंस है, एक वर्ड नहीं आ रहा आपको जो एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन है। मेटाफर एक कंपैरिजन है, सिंपली एक कंपैरिजन है एज और लाइक से। एल्यूजन एक कंपैरिजन है लेकिन क्या है, दैट इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। एल्यूजन इज अ पासिंग रेफरेंस। चलिए, ये सॉलिलॉक्वी है और ये सिनिकडकी है। इट इज सॉलिलॉक्वी, ये सॉलिलॉक्वी नहीं है, सब्जियों के नाम नहीं है ये। हाँ लिखो, इट्स सॉलिलॉक्वी, ये लक्वी पढ़ा जाता है। हेडिंग डाल दें सॉलिलॉक्वी। उसी के साथ में अब जहां पर हमने लास्ट पॉइंट लिखा था उसके साथ में लिखते जाइए सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी, हाँ भाई लिखेंगे, यहां से शुरू कर दें। इफ नहीं व्हेन लगा दें। व्हेन ए कैरेक्टर स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड बाय हिम और हरसेल्फ, जब एक कैरेक्टर खुद से बात करता है, हिंदी में लिख लें, पहले इंग्लिश में लिख लें फिर हिंदी में लिख लेना। जब प्ले में कैरेक्टर खुद से बात करता है तो वह कहलाता है सोलिलॉक्वी। सोलिलॉक्वी। हाँ जी, जब प्ले में कैरेक्टर किससे बात करता है, खुद से बात करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, यस उसे बोलते हैं सॉलिलॉक्वी। तो प्ले में खुद से बात क्यों करेगा भाई कोई, क्या एग्जांपल हो सकते हैं, खुद से बात क्यों करेगा। हाँ, जैसे हम एक पिक्चर में देखते हैं कि जो भी कैरेक्टर है एक उससे कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए किसी की हत्या हो जाती है और फिर वो कोई नहीं है ना, उसके आसपास कोई नहीं है, वो कहता है हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, अपने आप से बात करता है, दैट इज सॉलिलॉक्वी। वो अपने आप से बात करता है ऑडियंस को ये बताने के लिए क्या, कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ऑडियंस को ये बताने के लिए वो बोलता है अलाउड, है ना, मन में नहीं बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, अलाउड बात कर रहा है। फिल्म्स में जितना भी सब कुछ होता है वो सारे ड्रामेटिक डिवाइसेस हैं, वो अपने आप में, भाई मूवी और फिल्म कोई ओरिजिनल कोई जेनर नहीं है, जेनर ड्रामा है, और मूवी उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है, समझ रहे हैं। जो हम फिल्म में देखते हैं वो सब आप देखते हैं कि उसमें सीन होते हैं 1 2 3 4, वो किसके पार्ट हैं, प्ले के, एक्ट के, एक्ट में भी सीन होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ, तो उसी तरीके से हैं। तो सोलिलॉक्वी क्या है, छोटी सी बात है कि जब कैरेक्टर किससे बात करता है, खुद से बात करता है, लेकिन इसकी परिभाषा हम बहुत अलग अलग तरीके से देखेंगे। दैट इज इफ ए कैरेक्टर स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड बाय हिम और हरसेल्फ इन अ प्ले वी कॉल इट सोलिलॉक्वी। चलिए फिर लिखें सिनिकडकी। सिनिकडकी, छोटी छोटी टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा टर्म्स इन पे नहीं है। सिनिकडकी, हेडिंग डाल दें।
हाँ जी, सिनिक डकी क्या लिखेंगे? लिखें, सिनिक डकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच। छोटे छोटे टर्म्स हैं इसलिए बीच में लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, ये छोटी छोटी वन लाइनर्स हैं ये सारे, ठीक है? सिनिक डकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a part of something is used to signify the whole और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा। हाँ जी, लिखें, सिनिक डॉकी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी बड़े भाग के लिए एक शब्द या इसकी हिंदी होती नहीं, हम लिख रहे हैं अपनी भाषा में, एक शब्द या एक शब्द के लिए पूरे भाग को यूज किया जाता है। हाँ जी, सिनिक डॉकी कोई तुलना नहीं है। सिनिक डॉकी कोई तुलना या कंपैरिजन नहीं करता। तुलना या कंपैरिजन नहीं करता। सिनिक डॉकी। हाँ जी, क्लियर है? क्या लिखा भाई? सिनिक डॉकी क्या है? जिसमें एक पूरे भाग के लिए एक वर्ड या वाइस वर्सा, एक वर्ड के लिए पूरा भाग का हम यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि ये कंपैरिजन नहीं है ना? तो इसमें मैंने कहा कि हम व्हाइट हाउस, आप ये कह सकते हैं कोई किसी चीज का प्रतीक है। व्हाइट हाउस हम यूज करते हैं किसके लिए? उस जगह के लिए दुनिया में व्हाइट हाउस एक ही है, दूसरा व्हाइट हाउस नहीं है ना? तो व्हाइट हाउस हम किस लिए यूज करते हैं? जहां पर प्रेसिडेंट रह रहा है। तो वेयर द अमेरिकन प्रेसिडेंट लिव्स, वो क्या, जैसा वन वर्ड पढ़ते हैं क्या वन वर्ड? लेकिन ये उल्टा भी है कि एक वर्ड के लिए पूरी लाइन और पूरी लाइन के लिए एक वर्ड। उससे किसका एग्जांपल बोलते हैं? सिनिक डॉकी का। किसका एग्जांपल बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक लड़के वाले रिश्ता लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें लड़की का हाथ चाहिए। तो लिटरल मतलब वो हाथ नहीं है, हैंड नहीं है। दैट मीन्स कि वहां पर वो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्या कि हम लोग यूज करते हैं इंग्लैंड टीम है, तो मैंने कहा इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। यहां पर इंग्लैंड का मतलब क्या है? इंग्लैंड टीम है। 2 शब्दों की जगह किसका यूज किया? एक शब्द का। 3 शब्दों की जगह किसका यूज किया? या मैंने इंग्लैंड की जगह पर इंग्लैंड टीम का यूज किया, तो भी दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। एक शब्द की जगह पर 3 शब्दों का यूज कर रहा हूं, या 3 शब्दों की जगह पर किसका यूज कर रहा हूं? एक शब्द का। दैट इज वाइस वर्सा। एक सेंटेंस के लिए एक शब्द, एक सेंटेंस के लिए और एक शब्द के लिए, दैट इज वाइस वर्सा। उसे किसका एग्जांपल बोलेंगे? हाँ, दैट इज सिनिक डॉकी। किसका एग्जांपल है? एक दो एग्जांपल्स और देख लें। जैसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं कि
वियरिंग टूल्स होते हैं। वियरिंग टूल्स का मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, थोड़े से अलग टर्म्स है इसलिए मैंने बेसिक टर्म बता दिए, हम थोड़े से और टर्म्स देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। टूल्स का मतलब होता है साधन, वियरिंग का मतलब होता है थकना। तो वियरिंग टूल्स जो है वो टर्म यूज की जाती है। जैसे आप इडियम्स देखते हैं ना, अभी क्या कहा, वन वर्ड देखते हैं जैसे, तो वियरिंग टूल्स एक टर्म होती है जिसमें पर्टिकुलर टर्म है एक, तो जिसमें क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत जिस काम में, जैसे कोई कारखाना होगा, मिल है ना, कोयले की खान है, वो बहुत ही डेंजरस काम है और वो बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, वियरिंग टूल्स। जैसे हमने कहा कि, देखिए ध्यान से, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ऑक्सफोर्ड है, एक वर्ड है ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड वर्ड, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, मैं ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हूं, वो किसकी टर्म है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। लेकिन ऑक्सफोर्ड अपने आप में इतना कॉमन है कि उसके बाद में यूनिवर्सिटी लगाने की जरूरत, जैसे राजस्थान में कहूंगा तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है नहीं, लेकिन राजस्थान क्या है, एक स्टेट भी है, राजस्थान रोडवेज भी है, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी कहने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऑक्सफोर्ड के बाद में यूनिवर्सिटी लगाने की जरूरत मुझे, क्योंकि अपने आप में एम्पल है कि मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, पेंटागन में पढ़ा, पेंगुइन में पढ़ा, जहां पर भी। तो इसे किसका एग्जाम्पल बोलेंगे, सिनिक डकी का। फिर लिख लें मेटोनिमी, मेटोनिमी है ये, मेटोनिमी। एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं। हाँ जी, ये भी लिख लें, जब किसी शब्द को दूसरे शब्द से सब्स्टिट्यूट किया जाए उसे मेटोनिमी कहते हैं, उसे मेटोनिमी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट किया जाए, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, सिनिक डकी एक प्रकार की मेटोनिमी है, सिनिक डकी एक प्रकार की मेटोनिमी है। बोलिए, एक शब्द की जगह दूसरा शब्द आ रहा है, मेटोनिमी। जैसे, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, मैं याद रखेंगे, है ना। टंग इन प्लेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जगह आपने किसका यूज किया, टंग का। जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारी मदर टंग, टंग का मतलब क्या होता है, जीभ होती है ना। जैसे अभी कहा कि हैंड, आप किसी का हाथ मांगने जा रहे हैं, दैट लिटरली उसका मतलब हाथ से नहीं है, हैंड से नहीं है, किससे है, रिलेशनशिप से है। हैंड किसको शो कर रहा है, रिलेशनशिप को, तो यहां पर टंग किसको शो कर रहा है, लैंग्वेज को, है ना। तो अब सिनिक डॉकी और इसमें मेटोनिमी में थोड़ा सा देख लेंगे। अब लिख लिया सबने, देखें मेरे ध्यान से, लिख लें, टंग इन प्लेस ऑफ लैंग्वेज। जैसे लिखना भाई, डिश इन प्लेस ऑफ होल प्लेट ऑफ फूड। देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है, होल प्लेट ऑफ फूड। डिश, व्यंजन, थाली है, उसमें 10 चीजें हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा, ठीक है, कितनी चीजें हो गई, उसके साथ में जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, एक डिश है। तो हमने 4 चीजों का जिक्र करने के बजाय एक ही वर्ड का यूज किया, डिश, सब्स्टिट्यूट किया उसको, क्या किया है ना, सब्स्टिट्यूट किया है। सबसे पहली बात तो सिनिक डकी एक प्रकार की क्या है, मेटोनिमी है। दोनों वर्ड क्या हो सकते हैं, सेम हो सकता है। अब क्या है, चलिए जी, एक एक लाइन की है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब यहां पर यूज हुई है, कई बार ऑप्शन में यूज होती है, इसलिए हम देख रहे हैं, इनको ऑप्शंस में यूज किया जाता है इसलिए। अब देखें भाई, सिनिक डॉकी क्या है। सिनिक डॉकी में हमने कहा कि एक लाइन के स्थान पर हमने किसका यूज किया, एक वर्ड का यूज किया, या मैंने एक वर्ड की जगह पर किसका यूज किया, एक लाइन का यूज किया, ठीक है।
अब ये वो जो एक लाइन है वो कहीं ना कहीं इस वर्ड का एक भाग है ना। जैसे मैंने कहा कि किसका यूज किया हमने, ग्रेट ब्रिटेन का। किसका यूज किया? ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है, कई बार ग्रेट ब्रिटेन की जगह हम किसका यूज करते हैं, इंग्लैंड का यूज कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बेसिक एग्जांपल जो है वो जहां पर वर्ड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये इंग्लैंड है, अलग अलग है, तो किसका एग्जांपल है? मेटोनिमी का, है ना। एक बारीक फर्क, बाकी सेम हो सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की जगह किसका यूज किया? इंग्लैंड का। मैंने किसी का हाथ मांगा, दैट इज आई मीन सर, जहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहता हूं। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जगह क्या कहा? ऑक्सफोर्ड का। तो ये वर्ड आपका रिपीट हो रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिनिकडॉकी। ठीक है, हमने इंग्लैंड कहा या इंग्लैंड टीम कहा, है ना, ये वर्ड आ रहा है, तो ये किसके एग्जांपल है? सिनिकडॉकी के, है ना। बाकी दोनों क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कहना पड़े कि ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड कैसे कैसे वर्ड है, दोनों ऐसे लग रहा है अलग है, लेकिन है क्या? सेम। यहां पर मैंने ईडियम बना दिया इसको, दोनों वर्ड लग क्या रहे हैं? अलग अलग, लेकिन है क्या? अर्थ क्या है? सेम है। भाव क्या है? सेम है, जो जिस सेंस में कह रहा हूं मैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मैंने यहां पर ऑक्सफोर्ड कह दिया, या इंग्लैंड टीम को क्या कह दिया, या इंग्लैंड को क्या कह दिया। तो जहां पर ये वर्ड रिपीट हो रहा है ना, जहां पर ये वर्ड रिपीट हो रहा है, इसको तो मैंने क्या कह दिया? सिनिकडॉकी कह दिया। जहां पर वर्ड का भाव आ रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, तो उसे क्या कहेंगे? मेटोनिमी। चलिए इसके आगे और भी एग्जांपल आ जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। हाँ जी, अब देखिए भैया, इफ ए कैरेक्टर स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड बाय हिम और हरसेल्फ। जब प्ले में सोलिलॉक्वी प्ले का एक भाग है जिसमें कैरेक्टर किससे बात करता है? खुद से बात करता है। कैरेक्टर खुद से बात क्यों करता है? ये क्यों वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीजिए अभी बताते हैं, 2 मिनट पहले। और हाँ, बस फिर बोल नहीं सकते। ऑडियंस को यह बताने के लिए कि उस कैरेक्टर के मन में क्या। जैसे किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, तो वो खुद क्या कहेगा? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। वो ऑडियंस को बताना चाहता है कि वो उसको मारना नहीं चाहता था। ठीक है, चलिए जी। जैसे हम वो पुरानी फिल्मों में देखते हैं, वो जो सास बहू की लड़ाई होती है, तो उसमें सास मन ही मन बोलती है अकेले जाके, अब इसको पता लगेगा मेरे से पंगे लेने का क्या। तो वो क्या है? वो ऑडियंस को, हाँ, वो अपनी बता रही है कि उसका क्या है। चलिए, हाँ जी। द चीफ कैरेक्टर इन ए नैरेटिव और ड्रामेटिक वर्क इज कॉल्ड प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट, हाँ जी। एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट रेफरेंस या पासिंग। ये कियास्मस है, इसको आगे देखेंगे भी, क्योंकि कियास्मस अभी यूज होता नहीं है इसलिए। एंटागोनिस्ट कौन होता है? इसका ऑपोजिट है। प्रोटैगोनिस्ट कौन है? जो मेन कैरेक्टर है। एंटागोनिस्ट कौन है? जो विलन है। हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। द लैंग्वेज विच इज यूज, लिखें भाई इसको नोटबुक में लिखें। The language which is used to represent qualities and ideas rather than people or things. Definition देखिए कितना अच्छा है। हाँ, ये बड़ी मेहनत का काम है। स्पेलिंग सही लिखें, TON है। हाँ जी, the language which is used to represent qualities and ideas rather than people or things. लोगों और वस्तुओं के स्थान पर विचारों को लिखा जा रहा है। दैट इज सो। देखिए किसमें? वस्तुओं और किसकी जगह? पीपल की जगह पर आइडियाज और क्वालिटीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। उस भाषा को क्या बोलते हैं? अच्छा है जी। द लैंग्वेज की परिभाषा है भाई किसकी? एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज की। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज की ये परिभाषा है एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज की। चलिए जी, डेड मेटाफर क्या होती है? हैं? पढ़ते नहीं ना आप लोग, यही दिक्कत है। बोलो, ओवर यूज्ड है, जो बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है, उस मेटाफर को क्या बोलते हैं? हाँ, उसे डेड मेटाफर बोलते हैं। भारत एक सोने की चिड़िया था। भारत क्या था? एक। वो रिपीट करते करते डेड मेटाफर हो गई, वो अब है भी नहीं।
और वो उसे क्या बोलते थे? भारत को सोने की चिड़िया कहा। ये मेटाफर है कि नहीं है? मेटाफर है ना, कि इंडिया क्या था? एक गोल्डन स्पैरो था। क्या था? एक सोने की चिड़िया। लेकिन अब फॉलिंग इन लव क्या है? ये डेड मेटाफर है। एक ऐसी बात। और क्या बोलते थे? इससे मिलती जुलती टर्म कौन सी थी जो चीजें ओवरली रिपीट होती हैं और घिसी पिटी हो जाती हैं? क्लिशे। और क्या था? ट्राइट। और क्या था? हैकनीड। पढ़ना पड़ता है इसके लिए। क्या करना पड़ता है? पढ़ना। क्या करना पड़ता है? हाँ, क्लिशे, ट्राइट, हैकनीड, कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब है घिसी पिटी बातें, ऐसी बातें जो रोजमर्रा में हम क्या बोलते हैं? रिपीट करते हैं। सुख दुख बांटने से दुख बांटने से दुख क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। हाँ जी। तो देखो लैंग्वेज उसे क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। अब मीनिंग बताइए क्या है? लिख तो लिया। डेड मेटाफर जो हो गई, मेटा लैंग्वेज कुछ नहीं है। मेटाफर क्या है भाई? हाँ, मेटाफर कंपैरिजन है। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, अब मीनिंग बताएं क्या क्या कहना चाह रहा है ये? क्या कहना चाह रहा है एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज से? अच्छा, हम आइडियाज का यूज कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई ये बताइए, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? ये ऐसे लिखना बड़ा आसान है, ये लिख लिया और ये लिख लिया। फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट का शाब्दिक अर्थ होता है शेपलेस। एब्स्ट्रैक्ट का शाब्दिक अर्थ होता है आकार रहित, जिसका कोई आकार नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे विचार होते हैं, कोई आकार थोड़ी होता है, समझे? वो एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे मैंने ताजमहल कहा, आपके सामने एक पिक्चर आ गई, आ गई क्या? जैसे मैंने कुतुब मीनार कहा, एक पिक्चर आ गई। मैंने सलमान खान नाम लिया, एक पिक्चर आ गई। मैंने कहा सहायता, कोई पिक्चर आई क्या? पिक्चर नहीं आई। क्या आया सामने? शब्द लिखा आ गया। शब्द लिखा आ गया। मैंने एक वर्ड बोला एनिमिटी, दुश्मनी, क्या लिखा हुआ आया? शब्द लिखा हुआ आया। मैंने कहा संसद, संसद आते ही क्या आई? पिक्चर आई दिमाग में। तो जितने भी, जब हमें क्या किया जाए उस लैंग्वेज में जहां पर पीपल और थिंग्स के स्थान पर लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, संसद है, पार्लियामेंट, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे थिंग्स हैं या लोग हैं। मैं कहूंगा कोई नेपोलियन है, विवेकानंद है, अशोका है, हाँ जी, राम है, लक्ष्मण है, शिव है, पार्वती है, सब क्या आ रही है? एक पिक्चर आ रही है। आ रही है ना पिक्चर? तो यहां पर पीपल और थिंग्स के स्थान पर सिर्फ आइडियाज को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? और क्वालिटीज को यूज किया। इसमें मेन वर्ड है आइडियाज को यूज किया जाता है। उसे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, जिसकी एक बनावट, जिसकी एक शेप नहीं बनती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ आइडियाज को लेके आता है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें आइडियाज का डोमिनेंस रहता है, जिसमें किसका डोमिनेंस रहता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। चलो जी। इज ए वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सेंसरी एक्सपीरियंस, एन ऑब्जेक्ट परसीव्ड बाय द सेंसेस। क्या बात है, क्वेश्चन देखा कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है, और ऑप्शन भी बिल्कुल अलग है। इसका आंसर होना चाहिए था इमेजरी। इसने क्या कहा है? इमेज, लेकिन उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा है। बात यही तो है ना, हमसे पूछा किस तरीके से जाता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इमेजरी होती है। यहां पर आपको क्या कहा उसने? बाय दी सेंसेस। कौन सा एक्सपीरियंस है? सेंसरी। तो उसे क्या कहेंगे? इमेज। लिखने, इसके स्लैश लगा के लिख दी इमेजरी। इमेजरी। क्या होता है? किस किस तरीके की इमेजरी होती है? विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी, ऑडियो नहीं, ऑडिटरी इमेजरी, और ऑल्फैक्टरी। तो विजुअल में क्या होता है? जब हमें दिखाई देता है, बिल्कुल। जैसे क्या दिखाई देता है आपको? जैसे जैसे पूछ रहा हूं मैं, कितनी बार कहा है कि एग्जाम्पल नहीं है तो वो चीजें कचरा है, वो डस्टबिन में डाल दीजिए उनको। परिभाषाओं करें क्या जो समझ में नहीं आएगी तो? चित्र बताइए, इमेज बनाइए कोई मेरे आगे, कि मेरे सेंटेंस बोलिए कि इमेज बन जाए मेरे आगे। ठीक है, अब 2 मिनट पहले एग्जाम्पल बताया, वो मेरे को बता रहे हैं। बहुत बड़ा क्रांति आ गई आज तो है। मैंने कहा कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जब युद्ध हुआ, तो युद्ध बोलते ही युद्ध का एक चित्र आया, उसमें लोग मारे गए, लाशें पड़ी हुई थी। उसमें से महाराणा प्रताप चेतक पे बैठा हुआ और बहुत तेज गति से आया और उसने एक आदमी का आधा धड़ उड़ा दिया। दैट इज, मैंने जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे क्या बन रही है? एक, दैट इज विजुअल। फिर ऑडिटरी क्या होती है? जिसमें साउंड्स हैं, जिसमें आवाज सुनाई दे रही है हमें। हम कह रहे हैं कि घोड़ों की आवाज आ रही है, टिक 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 टिक, दैट इज व्हाट? क्या हमें सुनाई दी आवाज। उसने वो जो वर्ड यूज किया उससे हमें क्या आया?
मैंने कहा कि वो सीढ़ियों पर चलता आ रहा था तो उसकी आवाज से मैंने पहचान लिया, थर्ड थर्ड की आवाज आ रही है। हवा जब चली तो एक विसिल की आवाज थी, वो किसकी? सारी क्या है? ऑडिटरी है। ऑल फैक्ट्री क्या है? स्मेल से, सुगंध से, फ्रेग्रेंस से। जैसे 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 आते ही चुप हो जाते हैं, रटा लगा रखा है। ऑल फैक्ट्री, सुगंध किसकी? किसी भी चीज की स्मेल आ रही है ना, किसी भी चीज का फ्रेग्रेंस है। हाँ जी, तो मैंने कहा कि बारिश जैसे ही पड़ी तो मिट्टी की खुशबू सारे घर में फैल गई, खिड़की खुली हुई थी, वहां से वो मिट्टी खुशबू आ गई। वो क्या है? दैट इज ऑल फैक्ट्री। क्या है? हाँ, सुबह सुबह जब हम लोग जब फूलों की खुशबू है, रोज की खुशबू जब आई, मैं वहां से गुजरा तो वो फूल गुलाब की खुशबू के कारण मैं वहीं रुक गया। कवि कह रहा है वहीं रुक गया, किसको एंजॉय करने के लिए? उस रोज की फ्रेग्रेंस को, स्मेल। तो वो क्या कर रहा है? रोज की स्मेल यूज कर रहा है वो। सेंसरी, क्या ही वो, उसका एक्सपीरियंस कैसा है और परसीव किससे किया उसने? सेंसेस से। दैट इज इमेजरी। सिंपली होता है कंपैरिजन एज और लाइक से। फिक्शन है, फिक्शन परिभाषा क्या बात है? फिक्शन वर्क ऑफ प्रोज है जिसमें जिसमें राइटर एक कहानी को इन्वेंट करता है, राइटर एक कहानी को इमेजिन करता है जो रियल नहीं होती है। फिर कितने काइंड है फिक्शन के? 3 काइंड है। कौन कौन से? नॉवेल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरी। चलिए जी, एनवी क्या होता है? बोर्डम। बोर्डम क्या होता है? बोरियत। चलिए जी, हाँ भाई, इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज एवरीवन कंसीडर्स इट ट्रू। हम उसे सच मानते हैं क्योंकि सारे क्या मान रहे हैं? सच मान रहे हैं। दैट इज बैंड वैगन। बैंड वैगन। डिडक्टिक क्या होता है? हाँ, शिक्षात्मक, जिसमें वो मॉरल लेक्चर दिया जाता है। एनवी बोर्डम। मेटाफर, मेटाफर का परिभाषा बताओ भैया एक लाइन में। कंपैरिजन ऑफ, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनलाइक थिंग्स। चलिए, हाँ जी, repetition of a consonant sound within 2 or more than 2 words in close proximity is called consonance. Assonance किसका repetition है? Epistrophe किसका repetition है? word, phrase या clause का? word, phrase या at the end of a sentence and at the, हाँ जी। और epistrophe क्या है? क्या लिखा था? एनाफोरा, सॉरी, क्या लिखा था? एनाफोरा इज द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज एट द बिगिनिंग। चलिए भैया, मेटाफर हो गया। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण दे दिए जाते हैं। चलिए जी, द लैंग्वेज विच इज यूज टू रिप्रेजेंट क्वालिटीज एंड आइडियाज, ये हो गया था। चलिए जी, ये रिपीट है क्या इसमें? चलिए जी, हाँ जी। ए शॉर्ट स्टोरी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम विच ए मॉरल कैन बी ड्रॉन इज कॉल्ड, लिखा था हमने ये। चलिए, एक ऐसी कहानी जिसमें से एक मॉरल ड्रॉ किया जा सकता है, जिसमें एक नैतिक शिक्षा हमें मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? फिर फेबल क्या होता है? जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। फिर लीजेंड क्या होता है? लीजेंड एक पुरानी, एक ओल्ड कहानी होती है जो कॉमन होती है। लीजेंड्स हैं बहुत सारी क्या हैं? लीजेंड्स हैं। चलिए, जैसे क्या बोलेंगे? पैराबल। रेड हेरिंग, लिखें भाई, रेड हेरिंग। रेड हेरिंग, हाँ जी। रेड हेरिंग क्या है भाई? रेड हेरिंग एक क्या है? एक फैलेसी है जिसमें एक छोटी सी लाइन है, सिर्फ समझ में आ जाएगा, उदाहरण से एग्जांपल देंगे तो, जिसमें हमें एक इररेलेवेंट थिंग को मेंशन किया जाता है रेलेवेंट चीज के स्थान पर, है ना, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हमारा जो है वो सस्पेंस है वो बना रहे। जैसे एक मिस्ट्री नॉवल है, एक मर्डर हो गया, है ना, एक कोई कहानी है, एक फिल्म मान लीजिए, फिल्म का एग्जांपल समझ में आ जाएगा। मर्डर हो गया, उस मर्डर होते ही एक कैरेक्टर है जिस पर हमें लगता है भी इसी ने किया है, लेकिन उसने किया नहीं होता है, किया किसी और ने होता है, लेकिन हमें क्या लगता है ये, फिर वो ट्विस्ट आता है कि उसने नहीं किया, ये मर्डर तो किसी
लेकिन कहानी ऐसे होती है, कहानी सारा शक किस पर डालती है? उसी व्यक्ति पर डालती है। तो ये रेड हेरिंग है, जहां पर इररेलेवेंट चीज को रेलेवेंट दिखाया जाता है, फिर लास्ट में ट्विस्ट लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? और ट्विस्ट ये होगा कि उसने मर्डर नहीं किया, है ना। उसे क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। लिखें, रेड हेरिंग इज अ फैलेसी। रेड हेरिंग इज अ फैलेसी, एक फैलेसी है, लॉजिकल फैलेसी। रेड हेरिंग is a logical fallacy in which logical fallacy in which an irrelevant information is given alongside रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। बस ये परिभाषा है रेड हेरिंग का, ये रेड हेरिंग का परिभाषा है। हाँ जी, कॉमा लगा के एक और लाइन लिख दें छोटी सी। डिस्ट्रैक्टिंग attention from the relevant information, distracting attention from the relevant information। चलिए जी, तो एक लॉजिकल फैलेसी है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है। किसके साथ साथ में? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। जैसे हमें पिक्चर में दो लोगों पर शक हो रहा है ना, इन दो लोगों ने मर्डर किया होगा। अब वो एक तो रेलेवेंट है जो सही है, एक इररेलेवेंट है जो गलत है। एक तो वास्तव में जिसने मर्डर किया है ना, एक जिसने मर्डर। तो हमारे साथ में कितनी चीजें चलती हैं? दो चीजें, एक रेलेवेंट चलेगी और एक क्या चलेगी? उसे क्या कहेंगे? रेड हेरिंग। दैट इज रेड हेरिंग। चलिए जी, पैराबल, रेड हेरिंग। प्रेसी क्या होता है? प्रेसी इज अ राइटिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म। ये इस पे शीट पे लिख लीजिए, राइटिंग इन ए शॉर्ट फॉर्म, राइटिंग इन ए शॉर्ट फॉर्म। एक शॉर्ट फॉर्म में जो राइटिंग है उसे कहेंगे प्रेसी। शॉर्ट फॉर्म में जो राइटिंग है उसे बोलेंगे प्रेसी। हाँ जी, फिर ये वर्ड क्या है? टिराड। टिराड इज ए वायलेंट एंड एंग्री स्पीच। वायलेंट एंड, ये कोई लिटरेरी टर्म नहीं है, लेकिन लिटरेचर में यूज होने वाले वर्ड हैं जो बहुत बार ऑप्शंस में आते हैं। वायलेंट एंड एंग्री स्पीच, और वो इनको भी दे सकता है, सीधा ही पूछ सकता है क्योंकि लिटरेचर में यूज होते हैं। और क्या बोलते हैं वायलेंट और एंग्री स्पीच को? हैरेंग। हैरेंग, हैरेंग इज ए वायलेंट एंड एंग्री स्पीच। वायलेंट एंड एंग्री स्पीच, हरेंग। लिटरेरी वर्ड है ये। टिराड, हाँ जी। ए शॉर्ट स्टोरी जिसमें से मॉरल निकाला जा सकता है, जो एक नैतिक शिक्षा देती है, उसे क्या बोलते हैं? पैराबल। फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन होते हैं? एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स होंगे लेकिन ज्यादा कैरेक्टर्स कौन से होंगे? एनिमल्स होंगे। फिर लीजेंड क्या होती है? लीजेंड हम कहते हैं ओल्ड स्टोरी, पुरानी कहानी। आपके जितनी भी कहानियां हैं वो सिंड्रेला एक लीजेंड की कहानी होगी,
है ना। एक ऐसा राजा जिसने अपने सारे भाइयों मार दिया, वो एक लीजेंड होगी। तो लीजेंड एक पुरानी कहानी है जिसमें राजा क्या हो गया, रंक हो गया, भिखारी हो गया, फिर उसने दोबारा क्या कर लिया, अपना सारा साम्राज्य हासिल कर लिया। वो क्या है, वो लीजेंड्स है सारी, जो कॉमन कहानियां हमारे आसपास चलती हैं। चलिए जी, प्रेसी शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे आपको एक पैसेज दिया गया 200 वर्ड्स का, उसको 50 वर्ड्स में करना है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसी। एस एस लास्ट वाला एस जो है साइलेंट होता है। टिराड क्या होता है, वायलेंट एंड एंग्री स्पीच, जैसे क्या बोलते हैं, हरैंग। जैसे क्या होता था, राजा युद्ध कर रहा है, बहुत सारे युद्ध किए उसने, एक दूसरा तीसरा, फिर सैनिकों का मनोबल गिर जाता है कि अब हमें घर जाना है अपने, हमें इतने समय हो गया, तो फिर राजा क्या देता था उनको, हरैंग। टिराड एक वायलेंट, एक एंग्री स्पीच, उनमें सारा जोश भर देता था, एटसेट्रा। चलिए जी, हाँ जी, व्हाट डू वी कॉल टू अ लिटरेरी फॉर्म और टाइप। देखिए क्वेश्चन देखो, गुड, लिखिए, ये लिखना पड़ेगा। व्हाट डू वी कॉल टू अ लिटरेरी फॉर्म और टाइप। एक लिटरेरी काइंड है, जेनर। लिटरेरी काइंड होता है जेनर। लिटरेरी टाइप, लिटरेरी जेनर, सर लिटरेरी टाइप है, लिटरेरी फॉर्म, उसे कहेंगे जेनर। हाँ जी, लिटरेरी फॉर्म और टाइप क्या कहेंगे उसे, जेनर। चलिए, पेडेंट्री क्या होता है, पेडेंट्री इज टू, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं भाई, टू शो ऑफ, दिखावा करना, दिखावा करना। पेडेंट्री से रिलेटेड एक वर्ड लिखें, पेडेंटिक। लेकिन ये वर्ड सारे लिटरेरी वर्ड है भैया, डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा फिगरेटिव। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इन वर्ड्स के आगे लिखा होगा फिग्यूरेटिव। फिगरेटिव क्या होते हैं, जो राइटिंग में यूज होते हैं, लिटरेचर में। चलिए जी, पेडेंटिक कौन है, वन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज, जो अपनी ज्ञान का दिखावा करता है। फ्रांसिस बेकन कहता है, क्या कहता है, बताए कोई। इफ वन ट्राइज टू शो वन स्कॉलरशिप बाय कोटिंग एंड साइटिंग ए नंबर ऑफ राइटर्स, वन बिकम्स पेडेंटिक। मैं एक छोटी सी बात कहने के लिए मैंने एक इडियम का यूज किया, फिर एक कहावत का, हाँ, फिर एक क्लिशे का। इसका मतलब मैं क्या हूं, पेडेंटिक हूं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि इतनी इडियम्स आती हैं, इतनी कहावतें आती हैं, इतने सारे वर्ड्स आते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा था बोम्बास्टिक, क्या था बोम्बास्टिक, दिखावे का एक प्रकार है। क्या था बोम्बास्टिक, लिखा था, लिखा बहुत कुछ है। जरूरत से, बहुत बढ़िया, शाबाश। जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल, यूज ऑफ वर्ड्स मोर देन नेसेसरी है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का दिखावे का प्रकार है। पेडेंट्री क्या है, दिखावा। पेडेंटिक कौन है, वह व्यक्ति, पेडेंटिक वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, यहां पर वन का मतलब उस व्यक्ति से है भाई, वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो अपने, क्या रे, बोल नहीं रहे, जो अपने, जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है। वन हु मेक्स ए शो ऑफ हिज नॉलेज, जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है, उसे बोलते हैं पेडेंटिक। चलिए, यूफेमिज्म कौन बताएगा, व्हाट इज यूफेमिज्म। बहुत बढ़िया, बुरे वर्ड के स्थान पर एक अच्छे वर्ड का इस्तेमाल, उसे क्या कहेंगे, यूफेमिज्म। अ प्लीजेंट एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ एन ऑफेंसिव वन, चुभने वाली बात की जगह मैंने क्या कहा, एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या कहेंगे, यूफेमिज्म, है ना। तो हमें मान लीजिए कि अकेले में बात करनी है, तो हम कहेंगे निकल यहां से, तो निकल यहां से एक बड़ा बुरा लगा, तो आपने कहा क्या आप 2 मिनट देंगे हमें, तो ये क्या था, विल यू प्लीज गिव अस 2 मिनट्स, तो ये क्या है, यूफेमिज्म हो गया, एक चुभने वाली बात की अपेक्षा। चलिए जी, ट्रेजेडी, क्या बात है भाई, ट्रेजेडी को कौन डिफाइन करेगा, छोटे छोटे वर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ट्रेजेडी को डिफाइन करिए, इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, शाबाश, इन विच, ये सबको आएगा, हाँ, बहुत बढ़िया। फ्लॉज ऑफ, राजा मतलब प्रोटैगनिस्ट, जो वो मेन कैरेक्टर है, उसके फ्लॉज की वजह से, उसमें कुछ कमियां हैं, उसकी निर्णय क्षमता, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर,
उसकी डिसीजन मेकिंग, उसमें कुछ फ्लॉज हैं जिसकी वजह से उसका क्या आता है, डाउनफॉल आता है, जिसकी वजह से खत्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी। कितने तरीके की ट्रेजेडी होती है? इस एक्सरसाइज से सारा चैप्टर रिपीट करते हैं हम लोग। हाँ, कितने तरीके की? 2 तरीके। कौन कौन सी? ये भी अच्छा है। कितने तरीके की ट्रेजेडी है? 2 तरीके की, 1 और 2। अच्छा, 3 तरीके की तो 1 2 3, ये याद करना सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, ये याद कर लो, गिनती भी याद हो जाएगी, मैथमेटिक्स भी हो जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ भाई, क्लासिकल और रोमांटिक। क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या है? पहली बात, क्लासिकल वर्ड क्या है? लिटरेचर के स्टूडेंट है आप, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। ग्रीक और लैटिन में क्या फर्क है? ग्रीक और लैटिन में आप किसी से पूछिए, किसी को पता ही नहीं हो ग्रीक और लैटिन में क्या फर्क है। फर्क का मतलब है ही नहीं, कभी संबंध ही नहीं रहा। लैटिन एक एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है। हाँ, 1 साल पहले तक 2020 तक गूगल दिखाता था ग्रीक और लैटिन सेम, समझे? ये फिर वो सुंदर पिचाई जी हैं, उन्होंने गूगल की सर्चेस को बहुत रिफाइंड किया है। बहुत रिसर्च की टीम है जो कह रही है गूगल गलत कैसे बता सकता है आदि चीजें, तो उसकी रिसर्चेस को फाइन किया गया है। अब वो कहता है कि लैटिन जो है एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है, लैटिन नहीं चलती अब। लैटिन कहाँ की लैंग्वेज है? वेटिकन सिटी की। किसकी? कहाँ है वेटिकन सिटी? ये हमें पता होना चाहिए, ये ज्ञान की बातें नहीं है, हमारे से रिलेटेड बातें हैं। रोम की, रोम को क्या, रोम की एक सिटी है, क्या बोलते हैं? आसपास होगी शायद, या क्या है? वेटिकन सिटी। क्या बोलते हैं? रोम क्या है? इटली की राजधानी है। तो ग्रीक अभी लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? हम जब कहते हैं ना ये वर्ड ग्रीक से आया है, लैटिन से आया है, तो ग्रीक वाला वर्ड तो अभी भी लिटरेचर में यूज हो सकता है ना, लेकिन लैटिन नहीं। लैटिन एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है। चलिए जी, तो ट्रेजेडी क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब ही क्या है? ग्रीक है। क्लासिकल का मतलब क्या है? और क्लासिक का मतलब क्या है? एक्सीलेंट है ना। क्रिकेट में यूज करते हैं क्लासिक शॉट, है ना, क्लासिक। चलिए, तो क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या होता है? उसमें यूनिटी होती, यूनिटी वर्ड को याद रखें तो थोड़ा ठीक रहेगा। उसमें यूनिटी ऑफ टाइम है, प्लेस है, एक्शन। वो क्लासिकल ट्रेजेडी है ना। और उसमें कोई कॉमेडी का मिक्सचर नहीं होता है, दैट इज प्योर ट्रेजेडीज है वो। तो अगर वो आपसे ये पूछे कि ट्रेजेडी और कॉमेडी में पहले ट्रेजेडी आई कॉमेडी आई? ड्रामा में पहले ट्रेजेडी आई कि कॉमेडी आई? ड्रामा का मतलब ट्रेजेडी ही होता था। कितनी शानदार बात है। ड्रामा अपने मूल रूप में किसको लेके आया? ट्रेजेडी के लिए। चलिए जी, जेनर हो ही गया। हाँ जी, a fictitious narrative that tells its story or events through letters is called epistolary. Epistolary किससे बना है epistolary वर्ड? एपिस्टल से। एपिस्टल क्या होता है? वर्स लेटर। लेटर नहीं होता है, वर्स लेटर होता है। वर्स लेटर का मतलब है ऐसा लेटर जो वर्स की फॉर्म में, ऐसा लेटर जो कविता की फॉर्म में लिखा गया, उसे क्या बोलते हैं? एपिस्टल, वर्स लेटर। ऐसी नॉवेल जो कविता की फॉर्म में लिखी गई, दैट इज, जैसे ऐसा ड्रामा जो पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया है, पोएटिक ड्रामा कहते हैं क्या? चलिए जी, हिस्टोरिकल नॉवल जो हिस्ट्री को बताता है, रीजनल नॉवल कुछ नहीं है। चलिए जी, हिस्टोरिकल नॉवल किसको बताएगा? हिस्ट्री को। चलिए जी, ये देखिए क्वेश्चन, ए फिक्टिशियस नैरेटिव, नैरेटिव मतलब कहानी, स्टोरी। फिक्टिशियस क्या होता है? ये लो, काल्पनिक, कथानक। जैसे वो डिस्क्लेमर आता है, आप फिल्म देखते हैं सबसे पहले डिस्क्लेमर आता है ना, इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, इट इज अ वर्क ऑफ। जब वो ये कह देता है कि वर्क ऑफ फिक्शन है, इसका मतलब कैसा है? इमेजिनेटिव है, काल्पनिक है ना, रियल कैरेक्टर से इसका कोई मतलब। चलिए जी, ए फिक्टिशियस नैरेटिव दैट एम्फसाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। क्या बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। लिखो इसको, परिभाषा को लिखिए। सोशियोलॉजिकल नॉवल, मतलब वैसे काइंड नहीं है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले, लेकिन टर्म्स कई बार आ जाती हैं इसलिए हम लिख लेते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? सोशियोलॉजिकल नॉवल। क्या वर्ड है?
हाँ जी, नैरेटिव दैट एम्फसाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस क्या होता है? प्रभाव, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का प्रभाव पड़ता है, उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल नॉवल। एपिस्टोलरी हिस्टोरिकल हो गया ये, सोशियोलॉजिकल नॉवल, जिसमें क्या है? इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। हाँ जी, तो पात्रों पर किसका प्रभाव पड़ता है? क्या कह रहा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस का प्रभाव पड़ता है। किस पर? इवेंट्स पर, और किस पर? कैरेक्टर्स पर। घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक और किसका? आर्थिक, उसे बोलते हैं सोशियोलॉजिकल नॉवल। बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हमने वन लाइनर पढ़ा है ये। चलिए जी, एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक कन्वेंशनल कैरेक्टर दैट रेकर्स, रेकर्स का मतलब है रिपीट्स, रेकर का मतलब है टू रिपीट, पुनरावृत्ति होना, रेकरिंग, रेकरिंग, रिपीटिंग। रेकरिंग, रिपीटिंग। चलिए जी, एक कन्वेंशनल कैरेक्टर, कन्वेंशनल क्या होता है भाई? पारंपरिक, ट्रेडिशनल, इज अ ट्रेडिशनल। A conventional character that recurs repeatedly in different literary genres। बताइए, एक ऐसा कैरेक्टर जो बार बार रिपीट होता है हर जेनर में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टॉक कैरेक्टर। स्टॉक कैरेक्टर लिखना पड़ेगा इसको, परिभाषा लिख लीजिए। स्टॉक कैरेक्टर, परिभाषा लिख लीजिए स्टॉक कैरेक्टर की। ए कन्वेंशनल कैरेक्टर दैट रेकर्स रिपीटेडली in different literary genres is called stock character। अभी देख लेंगे एग्जाम्पल। वैसे इसके सारे, जैसे जितने भी जो कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे स्टॉक कैरेक्टर होते हैं। देखेंगे अभी, ये कैरेक्टर्स पर है, वैसे एग्जाम्पल नहीं है इसके। अभी देख लेंगे, लिखें इसको। ऐसा कैरेक्टर जो बहुत सारे जेनर में रिपीट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टॉक कैरेक्टर। जैसे जैसे देखिए, आप पिक्चर्स में देखते होंगे, एक व्यक्ति है जो हर बार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाता है। एक पतला सा व्यक्ति था, नाम बोल रहा हूं मैं उसका। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सिंधी बिजनेसमैन बन के आता है ना। एक वो आदमी है जो हमेशा अमीर बन के आता है और उसकी लड़की किसी गरीब आदमी से प्यार हो जाता है, वो हमेशा अमीर रहता है। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, वो मतलब पिक्चर्स में, जैसे मूवीज में हम देखते हैं, उस कैरेक्टर का नाम नहीं जानते, हम उसको पहचान लेते हैं देखते ही, ये वही आदमी है। एक जैसे मान लीजिए कि आप जॉनी वॉकर है, जैसे जॉनी लीवर है, वो कॉमेडियन है, तो हर जेनर में क्या, हर मूवी में क्या है, हम उसे देखते पहचान लेंगे। ऐसे, और ये तो चलो मेन कैरेक्टर है, बहुत बार रिपीट हो गए। ऐसे कैरेक्टर जिनको आप छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर नहीं है, जैसे एक तो प्रोटैगनिस्ट है और एक एंटागनिस्ट है, वो तो मेन कैरेक्टर्स हैं। और छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, हर मूवी में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, जिनको देखते ही हम क्या करते हैं, पहचान जाते हैं। तो प्ले में, फिक्शन में, नॉवल में, शॉर्ट स्टोरी में ऐसे कई कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम क्या हैं, अब यहां पर देखते कैसे आप कहेंगे पढ़ लें, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, नॉवेल्स की बात, प्लेस की बात कर रहे हैं, जो क्या किए जाते थे, फिल्माए जाते थे, रंगमंच होता था उनका, मंचन होता था। तो ऑडियंस क्या है, उनको देखते ही पहचान ले। जैसे कॉमिक कैरेक्टर है जो हर बार क्या करता है, एक कॉमेडी लेके आता है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर बार क्या करता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी रहता है ना। जैसे एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर बार जो है वो उसके कपड़ों के प्रकार से पता लग जाएगा कि ये पिछले प्ले में भी इसी तरीके के कपड़े पहन के आया था। एक ऐसा कैरेक्टर है जो अकलाता है ना। एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने फादर जैसा दिखता है, या कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स में क्या है, कुछ ऐसा है जिससे हम उसको क्या करते हैं, पहचान जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक कैरेक्टर। तो ऐसा कोई वैसे एग्जाम्पल नहीं है। तो जो भी कैरेक्टर बहुत बार रिपीट होता है पिक्चर्स में, मूवीज में, प्लेज में, वो क्या कहलाता है, स्टॉक कैरेक्टर कहलाता है। फिर लिखेंगे राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर इज ए कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। बस इसकी परिभाषा इतनी है। राउंड कैरेक्टर एक, आगे लिख लें, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है।
राउंड कैरेक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। ये सारे कैरेक्टर्स काइंड है चारों ही, प्रोटैगनिस्ट, फॉइल, राउंड कैरेक्टर, स्टॉक कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर और स्टॉक कैरेक्टर। हाँ जी, तो स्टॉक कैरेक्टर कौन सा है भाई? रिपीट हो रहा है और हम उसको क्या कर रहे हैं? पहचान लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि उसकी चीजें आइडेंटिकल हैं। कैसी हैं? पिछले प्ले में भी उसने ऐसा ही कुछ किया था, इस प्ले में भी ऐसा ही कर रहा है, फिर अगले प्ले में भी वो वैसा ही करता है, तो हम उसको उसकी हरकतों से, वेशभूषा से या बातों से पहचान लेते हैं कि ये वही व्यक्ति है। राउंड कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मतलब क्या हुआ? ऐसा कैरेक्टर जिसके जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि उसको जल्दी से पहचाना मतलब जिसके बारे में एक राय नहीं बनाई जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। उसको ऐसे डायलॉग दिए जाते हैं जो थोड़ा सा कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए जी, फॉइल क्या होता है? लो भैया, हाँ, जो हीरो के ऑपोजिट होता है, जिसकी क्वालिटीज, बिहेवियर, डायलॉग्स, उसका एक्शन प्रोटैगनिस्ट के क्या होता है? ऑपोजिट होता है। वो क्या होता है? फॉइल। प्रोटैगनिस्ट हो गया, राउंड कैरेक्टर, स्टॉक कैरेक्टर। चलिए जी, इज ए फ्रीक्वेंटली रेकरिंग आइडिया, कॉन्सेप्ट, इंसिडेंट और कैरेक्टर इन लिटरेचर। क्या बात है। मोटिव, मोटिव लिखिए। ये मोटिव नहीं है, आपका इंग्लिश वर्ड होता है मोटिव। मोटिव क्या होता है? लक्ष्य। ये मोटिव है। परिभाषा लिख लीजिए भी। इज ए फ्रीक्वेंटली रेकरिंग, अभी आया था रेकरिंग, रिपीटिंग, आइडिया, कॉन्सेप्ट, इंसिडेंट और कैरेक्टर इन लिटरेचर। मोटिव। हाँ जी, मोटिव क्या होता है? इसको डेफिनेशन देख के बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें, एग्जांपल दें। हाँ जी, परिभाषा पढ़ रहे हैं आप लोग। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है? अक्सर, ऑफन। फ्रीक्वेंटली, ऑफन, अक्सर, प्राय, ज्यादातर। फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर, रिपीट होने वाले। और भी अगर कोई वर्ड नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, अपराध नहीं है कोई नहीं बताओ ना। अगर मुझे किसी बात को पता नहीं है तो ये कोई डिग्रेडिंग बात नहीं है, पता नहीं है तभी आप उधर बैठे हैं। हाँ, इज ए फ्रीक्वेंटली रेकरिंग आइडिया, कॉन्सेप्ट, इंसिडेंट और कैरेक्टर। क्या परिभाषा हुई है? जैसे देखिए, हम पोएम पढ़ते हैं, है ना? उस पोएम में हम कुछ चीजों से जनरली परिचित हैं, जैसे पहाड़ों से, जैसे नदियों से, जैसे फ्लावर से, जिसका पोइट क्या करते हैं बहुत ज्यादा, जैसे सन से। हम सन से ऐसे नहीं कि सूरज को देखते हैं, नहीं, वो किस तरीके से उसकी तुलना करता है, वो किस तरीके से चंद्रमा को यूज करता है, वो किस तरीके से हमें नेचर से इंट्रोड्यूस करता है। तो वो सारी क्या है, क्या होती हैं? हर पोइट यूज करता है। भाई अगर मैं कहूं कि फ्लावर्स पर कितने पोइट्स ने लिखा? बहुत सारों ने। माउंटेन्स पर, रिवर्स पर बहुत सारे पोइट्स ने लिखा है ना। हाँ, तो वो चीजें, वो आइडियाज क्या हैं? रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा, चाहे प्लेज में हो। जैसे मैं कहूंगा कि जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो कितने ड्रामा में यूज हुआ है, कितने प्ले राइट ने यूज किया है? सबने। डे टू डे लाइफ की चीजें कितने जो ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने दिया है। डे टू डे लाइफ की चीजों पर, भाई मेरी रोजमर्रा की प्रॉब्लम पर कितने नाटककार ने नाटक लिखे हैं? बहुत सारों ने। तो ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे आइडियाज जो क्या होते रहते हैं लिटरेचर में, रिपीट होते रहते हैं। इसलिए हम उनसे थोड़ा सा पोएम और थोड़ा सा प्लेस पढ़ने के बाद में क्या होता है? हम परिचित हो जाते हैं, है ना? हाँ, सब पे लिखा है जो भी है। क्या कहा है? वर्ड किसका यूज किया है? कॉन्सेप्ट है, क्या है और क्या है? कैरेक्टर्स उतने नहीं है, लेकिन ये तीन वर्ड हैं। कौन कौन से? आइडिया, कॉन्सेप्ट और इंसिडेंट। वो इतनी बार रिपीट हुए हैं, बेसिक कॉमन चीजों पर क्या हुआ है? लिखा गया है। ठीक है, हम जैसे हमारे यहाँ पर हम मूवीज में देखते हैं कि दो भाई कुंभ के मेले में खो जाते हैं, फिर वो क्या है, लास्ट में मिल जाते हैं। इस पर कितनी फिल्म्स बनी हैं? बहुत सारी फिल्म्स बनी है। तो एक क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया। एक क्या हो गया? जैसे हम देखते हैं कि जुड़वा बहन है, जुड़वा भाई हैं, और वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर एक को मारते हैं, दूसरे को चोट लगती है ना? तो वो क्या है? एक कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था, जिस पर बहुत सारी सैकड़ों फिल्में बनी। उसी तरीके से लिटरेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चाहे पोइट्री हो, ड्रामा हो, शॉर्ट स्टोरी हो, नॉवल हो, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्या होते रहे? रिपीट होते रहे, और जो रीडर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो उनसे अच्छी तरीके से क्या हो गई? परिचित हो गई। उसे क्या बोलते हैं? मोटिव।
सेटिंग क्या होता है? व्हेन एंड वेयर। सेटिंग प्ले में होता है कि नॉवल में होता है? दोनों, दोनों में होता है, प्ले में भी होता है ना? प्ले में भी सेटिंग होगा, व्हेन एंड वेयर। चलिए, स्टाइल क्या है? समझ रहे हैं क्या आप? इन शब्दों को डिफाइन करना, वर्ड चॉइस है जी, क्या है? चलिए जी, पैराबल क्या हो गया? ठीक है, जिस कहानी जिसमें मॉरल हो। हाँ जी, प्ले ऑन वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड। प्ले ऑन वर्ड्स, प्ले का मतलब नाटक नहीं, प्ले ऑन वर्ड्स मतलब शब्दों का खेल। प्ले ऑन वर्ड्स को अंडरलाइन करो, प्ले ऑन वर्ड्स, प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का खेल जिसमें सिमिलर साउंड आ रहा है, शार्पली डिफरेंट मीनिंग आ रहा है, इज कॉल्ड पन। वो कॉन्सोनेंस या एसोनेंस नहीं है, प्ले ऑन वर्ड्स है, रेपिटेशन नहीं है। जिनका क्या हो सकता है? साउंड कैसा होगा? सिमिलर, लेकिन उनका मीनिंग क्या हो सकता है? उसे क्या बोलेंगे? पन बोलेंगे। एसोनेंस क्या है? हैं? वॉवल साउंड का, वॉवल का या वॉवल साउंड का? वॉवल और वॉवल साउंड अलग अलग होते हैं क्या? हो सकते हैं। और नॉवल की परिभाषा क्या है? क्या बात है? जेनर है किसका? फिक्शन का। काइंड है फिक्शन का, नॉवेल जिसमें हाँ, जिसमें प्लॉट्स होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा प्लॉट हो सकते हैं, जिसका वर्ड काउंट ज्यादा होता है, जिसकी कहानी कॉम्प्लेक्स होती है। वर्ड काउंट क्या होता है इसका? 40,000 से ज्यादा। प्लॉट कितने होते हैं? एक से ज्यादा। प्लॉट किसे बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को। स्टोरी और स्टोरी लाइन एक ही है कि अलग अलग है? क्या है स्टोरी लाइन? घटनाओं का। बहुत बढ़िया, शाबाश। पन हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया। कॉन्सोनेंस किसका साउंड है? कॉन्सोनेंट। चलिए जी, व्हाट इज हेमर्शिया? लिखें भैया, लिखें, व्हाट इज हेमर्शिया? आंसर है ट्रेजिक फ्लॉ इन कैरेक्टर। हेमर्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ, दुखद अंत होता है, ये ट्रेजेडी का पार्ट है हेमर्शिया। हेमर्शिया ट्रेजेडी का पार्ट है। tragic flaw in a character which finally, पूरा लिख देंगे इसको, which finally results in the downfall of the hero, which finally results in the downfall of the hero. हाँ जी, क्या लिखा जी? व्हाट इज हेमर्शिया? क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड है ये, हेमर्शिया। हेमर्शिया क्या होता है? ट्रेजिक फ्लॉ है। किसका? जैसे हमने एक वर्ड लिखा था कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? लिखा था कैथारसिस क्या? नहीं लिखा था, आगे आ जाएगा। चलिए, तो हेमर्शिया क्या होता है? ट्रेजिक फ्लॉ इन कैरेक्टर है। फ्लॉ क्या होता है? एक वर्ड होता है फ्लो, एक वर्ड होता है फ्लॉ। ये फ्लो क्या होता है? प्रवाह, बहाव। पानी क्या करता है? फ्लो करता है। ये फ्लॉ क्या होती है? कमी। फ्लॉ को बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट है फ्लॉ, एक शॉर्ट कमिंग है, एक कमी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति फ्लॉलेस है तो कैसा है? अगर कोई व्यक्ति फ्लॉलेस है तो वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। चलिए जी, सिमली। सिमली को परिभाषित कौन करेगा? स्पेलिंग सही कर लेंगे सिमली की। हाँ भाई, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विद द वर्ड्स ऑफ एज और लाइक। सटायर किसे बोलेंगे? सटायर व्यंग्य है। सटायर की परिभाषा है कि इनडायरेक्टली किसी को कुछ कहा जाए, डायरेक्टली नहीं कह के इनडायरेक्टली। चलिए जी, एक कैरेक्टर दैट इज बेस्ड ऑन ए सिंगल क्वालिटी और आइडिया इज कॉल्ड फ्लैट कैरेक्टर। अच्छा है भाई, फ्लैट कैरेक्टर लिख लें। अब कितने कैरेक्टर देख लिए हमने? 3 कैरेक्टर देख लिए। एक तो कैरेक्टर कौन सा था?
स्टॉक स्टॉक कैरेक्टर है, दूसरा राउंड कैरेक्टर है, ये सब ड्रामा के पार्ट हैं भाई। तीसरा क्या हो गया, फ्लैट कैरेक्टर हो गया, लेकिन वन लाइनर है इसलिए हम एक्सरसाइज से देख लेते हैं इसको। हाँ जी, तो फ्लैट कैरेक्टर क्या है भाई, ए कैरेक्टर दैट इज बेस्ड ऑन सिंगल क्वालिटी और आइडिया। फ्लैट कैरेक्टर लिखे हैं, एक और परिभाषा लिख लें फ्लैट कैरेक्टर की, एक कैरेक्टर हु हैज लिटिल और नो इफेक्ट। फ्लैट है, फ्लैट का मतलब होता है प्रभाव नहीं है जिसका कोई, सिंगल क्वालिटी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्लैट होता है। अगर आपने गाना गाया और आपका गाना अगर फ्लैट है ना, अगर आपका गाना फ्लैट है इसका मतलब वो लिसनर्स को प्रभावित नहीं करेगा। आपने गाया तो सही लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने भाषण दिया, वो स्पीच फ्लैट थी, इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फ्लैट कैरेक्टर, पिक्चर्स में ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमें याद ही नहीं रहते हैं। याद क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनका सिंगल क्वालिटी था, उनको बस वहीं तक सीमित रखा गया, इसलिए वो हमें याद नहीं रहते हैं। हमें याद वही कैरेक्टर्स रहते हैं जिनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें दी होती हैं, इसलिए वो हमें क्या रहते हैं, याद रहते हैं। फ्लैट का मतलब जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ जी, अब ये देखिए भैया, स्टॉक कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है, जो रिपीट होता है ना, जो हमारे जेनर में बहुत ज्यादा क्या होता है और रिपीट होने के कारण हम उसको क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। राउंड कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स है, पहचान भी नहीं आएगा। फ्लैट कैरेक्टर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटागोनिस्ट विलेन है, प्रोटैगनिस्ट हीरो है, फॉइल हीरो के विपरीत क्वालिटीज जिसकी हैं। चलिए जी, इज अ परसिस्टेंट। अच्छा, अभी परसिस्टेंट मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस। फीलिंग ऑफ बोर्डम, वियरीनेस, वियरीनेस क्या होता है, थकावट, थकान, वियरीनेस थकान। एंड टायर्डनेस दैट ऑफन टॉर्मेंट्स, टॉर्मेंट्स क्या होता है, यातना देना। वर्ड है ना टॉर्चर, इसी से बना है, टॉर्चर, यातना। एग्जिस्टेंशियल मैन, एग्जिस्टेंशियल जो विद्यमान है। एन्यूई वर्ड देखें, लिखा था ना अभी, एन्यूई बोर्डम, कॉमन वर्ड लिखा था। अब परिभाषा लिखिए इसकी, एन्यूई की परिभाषा लिख लीजिए। आंसर है हमारा एन्यूई, persistent feeling of boredom, weariness and tiredness that often torments existential man। एक मजदूर जो है एन्यूई है उसकी लाइफ में, रोजाना वही काम करना, मुश्किल काम, वहीं जाना, दैट इज एन्यूई। हाँ जी, एन्यूई क्या है, बोर्डम।
क्या लिखा जी? परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ बोर्डम, वीरीनेस, टायर्डनेस। मेटाफर हो गया, पैराबल हो गया। रेफिटेशन देखें, रेफिटेशन होता है खंडन करना। खंडन करना, जब आप किसी बात का खंडन करते हैं, मतलब रेफिटेशन खंडन है। वर्ड किससे बना है? रिफ्यूट से। रिफ्यूट से। जब कहीं पर भी किसी बात का खंडन किया जाएगा, खंडन का मतलब समझ गए? मना किया जाएगा कि ऐसी बात नहीं है, दैट इज रेफ्यूटेशन। रेफ्यूटेशन, जैसे एक वर्ड होता है रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दिया। रेफ्यूटेशन, रिफ्यूट कर दिया। रेफ्यूटेशन, रिफ्यूट खंडन करना, रिफ्यूट से बन गया रेफ्यूटेशन। चलिए, द प्रोसेस बाय विच एन अनहेल्दी इमोशन क्रिएटेड बाय एन इम्बैलेंस ऑफ फीलिंग्स इज करेक्टेड एंड इमोशनल हेल्थ इज रीस्टोर्ड इज कॉल्ड। बड़ा अच्छा है जी, परिभाषा ही बड़ी अच्छी है। क्या कहेंगे? कैथार्सिस। इसकी परिभाषा लिख लें सभी, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब भाई इसका परिभाषा देखिए, बड़ा अच्छा लिखा गया है ये। द प्रोसेस बाय विच, प्रक्रिया जिसमें एन अनहेल्दी इमोशन क्रिएटेड बाय एन इम्बैलेंस ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स में असंतुलन की वजह से क्या हुआ? अनहेल्दी इमोशन आया। किसकी वजह से? फीलिंग्स में इम्बैलेंस है, असंतुलन है। असंतुलन कहां से आया भाई? असंतुलन जीवन की घटनाओं से आया। एक तरफ बहुत खुशी की खबर है और वहीं पर ही 2 मिनट बाद में एक बड़े दुख की खबर आई, तो फीलिंग्स में क्या आ गया? इम्बैलेंस। और ये इम्बैलेंस क्या क्रिएट करता है? अनहेल्दी इमोशंस क्रिएट करता है। इज करेक्टेड, हाँ जी, क्या लिखा? इज करेक्टेड एंड इमोशनल हेल्थ इज रीस्टोर्ड। रीस्टोर्ड का मतलब क्या होता है? वापस लाना। किसी चीज को वापस लाया गया, उसको करेक्ट किया गया। द प्रोसेस बाय विच एन अनहेल्दी इमोशन क्रिएटेड बाय एन इम्बैलेंस ऑफ फीलिंग्स इज करेक्टेड। उसे क्या बोलेंगे? कैथार्सिस। कैथार्सिस बेसिकली एक प्रोसेस है। कैथार्सिस बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें आपकी इमोशनल हेल्थ को वापस लाया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक जो है कैथार्सिस एक प्रक्रिया है जिसमें आदमी भावनात्मक रूप से बहुत इधर उधर होता है। हम कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा एक मुश्किल प्रक्रिया है, दैट इज कैथार्सिस। शुद्धिकरण है। कैथार्सिस क्या है? हाँ, मैं बहुत दुख आया, दुख आता गया, फिर थोड़ा सुख आया, फिर दुख आता गया। ये जो प्रक्रिया है, इसे क्या बोलेंगे? ये कैथार्सिस है। अंत में जाके वो भावनात्मक रूप से इमोशनली स्टेबल हो जाता है और क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कैथार्सिस। हेमर्शिया ट्रेजिक फ्लो है। हाँ जी। आर्कीटाइप क्या होता है? आर्कीटाइप भी आगे देखेंगे भी। पुराने एग्जाम्पल्स जो हैं वो उन्हें आर्कीटाइप बोलते हैं। हाँ भाई, ये 19 क्वेश्चन सॉल्व करें, देखें क्या होगा 19 में।
हाँ जी, क्या होगा, क्या परिभाषा है? सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ऑप्शन बाद की बात है। चलिए जी, क्या कह रहा है? ए सेंटेंस विच बिगिंस विद द सेंट्रल आइडिया एंड एक्सपेंड्स ऑन दैट आइडिया विद डिटेल्स। एक्सपेंड्स ऑन दैट आइडिया इज विद, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने एक मेन क्लॉज यूज किया और मेन क्लॉज के बाद में मैं कौन से क्लॉज का यूज कर रहा हूं? इंडिपेंडेंट क्लॉज का। उस बात में क्या करने के लिए? ऐड करने के लिए। समझे? एक मेन क्लॉज का यूज कर लिया और उसके बाद में छोटे छोटे सेंटेंसेस से उस बात को और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। तो इसको, ये परिभाषा थोड़ी मुश्किल है भाई, इसको लिख लें और लिख लें। किसी मेन क्लॉज के बाद, किसी मेन क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का यूज किया जाना उस मेन क्लॉज में ऐड करने के लिए, मेन क्लॉज में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, जैसे क्या बोलते हैं? जैसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव, जिसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव। इसे भी पूरा लिखें, इसे लिखें क्यूमुलेटिव सेंटेंस, है ना? क्यूमुलेटिव सेंटेंस। क्यूमुलेटिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? संचयी बारंबारता। संचयी वर्ड कैसे बना है? संचय से, क्यूमुलेट करना। क्यूमुलेट वर्ड बना है एक्यूमुलेट से। एक्यूमुलेट क्या होता है? इकट्ठा करना। हाँ, तो चीजें इकट्ठी की जा रही है, सेंस है, ऐड की जा रही है। क्यूमुलेटिव अगर वर्ड हो तो सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे, ऐड करना। यहां पर एक्सपेंड्स ऑन का मतलब भी ऐड करना ही है, उसमें जोड़ना है। तो जब एक चीज में दूसरी चीज जोड़ी जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज क्यूमुलेटिव सेंटेंस। दैट इज क्यूमुलेटिव सेंटेंस। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेंटेंस का एक काइंड दिया हुआ है। चलिए जी, हाँ जी, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? कैरेक्टर्स को उनका काम देना। इतने कैरेक्टर होंगे, ये कैरेक्टर ये करेगा, उसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन। डिडैक्टिक, मॉरल जो लेक्चर है, सिमिली हो गया। चलिए जी, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एज एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस टू शो देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिंटेक्स। लिखें भाई, परिभाषा लिख लें, सिंटेक्स का परिभाषा। चलिए जी, सिंटेक्स क्या हुआ? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसका? सेंटेंस का। टू शो देयर रिलेशनशिप, टू शो देयर रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे मैंने कहा माय मदरलैंड इज माय पैराडाइज एंड विल डाई विलिंगली फॉर इट। कोई भी सेंटेंस, सिंटेक्स का मतलब है कोई भी सेंटेंस जो होता है आपका सिंटेक्स होता है। जैसे आप वर्ड पढ़ते हैं सिंथेसिस, है ना? सिंथेसिस क्या होता है?
जैसे दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जब मिक्स किया जाता है ना, छोटे छोटे सेंटेंस थे तीन, है ना, जैसे मैंने कहा आई एम ए डॉक्टर, फिर मैंने कहा आई एम ए हैप्पी मैन, फिर मैंने कहा आई एम सेटिस्फाइड, तो मैंने कहा आई एम रिच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, है ना, तो तीन सेंटेंस किसमें बना दिया। सिंटैक्स है जब वर्ड्स जो रखे गए हैं उनमें क्या हो, रिलेशनशिप होना चाहिए। जो भी वर्ड्स मैंने लिखे, मैंने कहा माई मदरलैंड इज माई पैराडाइज, मेरा मदरलैंड मेरा क्या है, पैराडाइज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मेरी जो मातृभूमि है, इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है, और मैं यहीं पर खुशी से मर सकता हूं। कहां पर, मदरलैंड के लिए। तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट है, सहमति है, कि जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सहमत हो रहे हैं। इसका मतलब है वर्ड्स में आपस में जो है वो एक सिंटैक्स है, एक रिलेशनशिप है। तो सिंटैक्स का मतलब एक ही वर्ड निकालें, क्या, रिलेशनशिप, जब वर्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सॉलिलॉक्वी क्या होता है, जब कैरेक्टर खुद से बात करता है। फार्स, फार्स एक फनी प्ले है जिसमें स्लैपस्टिक का यूज होता है। स्लैपस्टिक क्या होती है, मारधाड़। सीरियस होता है ये, कॉमेडी होती है, कॉमेडी होती है। सिंटेक्स हो गया, सेटिंग हो गया। चलिए जी, an ironic understatement in which an affirmative is expressed by the negative of its contrary is called। एक तरफ पॉजिटिव दिया और उसी तरफ नेगेटिव दे दिया, लिटॉट्स। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव बात की और उसी तरफ किसकी बात कर दी, नेगेटिव बात। मैंने कहा आई एम रिच बट आई एम सैड, मैं अमीर हूं, लेकिन क्या कहा बाद में, क्या कहा, दुखी भी हूं। एक आदमी अमीर है, मैंने कहा मेरे पास में सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं, तो क्या कहा, एक पॉजिटिव सेंटेंस के बाद में क्या रख दिया, एक नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज लिटॉट्स। लिटॉट्स, दो बातें याद रखेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। चलिए जी, एपिथेट क्या होता है, नाउन, एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या रेपिटेशन, खंडन करना। ऑक्सीमोरन क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड एक साथ रखे जाएंगे। एग्जांपल देगा ऑक्सीमोरन कोई, ऑक्सीमोरन का एग्जांपल स्लो हॉर्स है, स्लो हॉर्स है, और प्लीजिंग पेन है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। चलिए जी, व्हाट डू वी कॉल टू ए सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दैट इज एक्चुअली ट्रू, पैराडॉक्स, जो सच है लेकिन सीमिंगली कैसा है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। सीमिंगली कैसा है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। ऑक्सीमोरन कैसे वर्ड्स हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स हैं। एलिट्रेशन क्या है, क्या है, रेपिटेशन। कैनिंग छोड़ देंगे। हाँ जी, इफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फिक्शन और नॉन फिक्शन वर्क आर रिलेटेड टू द सेंट्रल आइडिया इट इज कॉल्ड यूनिटी। क्या बोलेंगे, जब सारे भाग सेंट्रल थीम से रिलेटेड हैं, है ना, मुख्य थीम से रिलेटेड हैं। जैसे ये आपका सेंट्रल आइडिया है और ये सारे इवेंट्स हैं जी, ये सारे क्या हैं, इवेंट्स हैं, है ना। आपकी पोएम का सेंट्रल आइडिया होता है थीम, क्या होती है थीम, अंडरलाइंड आइडिया, है ना। तो मेरा अंडरलाइन आइडिया ये है कि एक व्यक्ति जो है वो ये दिखाना चाह रहा है कि सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं और वो किस तरीके से लड़ता है, उसका संघर्ष दिखाया जा रहा है। तो संघर्ष में वो अपना देश छोड़ के बाहर गया, है ना, वो वहां पे वो जो है उसको उसके साथ में धोखा हुआ, फिर वो वापस यहां पर आया तो यहां पर फिर उसके परिवार की हालत खस्ता थी। ये सारे इवेंट्स किससे रिलेटेड हैं, सेंट्रल थीम से। तो क्या बोलते हैं, यूनिटी। यू कैन से, हालांकि ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है, वो ट्रेजेडी का पार्ट है। कौन सा, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस या यूनिटी ऑफ, वो यहां पर भी अप्लाई हो सकता है। हाँ जी, सिमली है, एलिट्रेशन है, सिनिक डकी। सिनिक डकी क्या देखा था हमने, एक वर्ड के लिए पूरी लाइन या पूरी लाइन के लिए एक वर्ड। द रेपिटेशन ऑफ ए वोवल साउंड, बताएं भी, इसका आंसर बताएं। 24 का, 24 को सॉल्व करें। ट्वेंटी फोर, 5, 6, 7, 8, 30 तक सॉल्व करें इनको, करो 30 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हाँ भाई,
क्या है? द रेपिटेशन ऑफ ए वॉवल साउंड विद इन 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड। वॉवल साउंड का रेपिटेशन क्या कहलाएगा? एसोनेंस। हाँ जी, इज द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? इज द रेपिटेशन ऑफ, देखो कैसे लिखा है, क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन, रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। मैं तो साउंड का रेपिटेशन नहीं कर रहा है कि नहीं? अगर वॉवल साउंड रिपीट हो रही है तो एसोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो वर्ड या क्लॉज या फ्रेज सेंटेंस के एंड में हो रहा है तो वही वर्ड क्लॉज या फ्रेज सेंटेंस के बिगिनिंग में हो रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है? इसने बिल्कुल अलग क्वेश्चन को पलटा है। ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए है, क्वेश्चन नहीं था ये, इसने फ्रेम किया है। इज द रेपिटेशन ऑफ ए, सबसे पहली बात तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वो कह रहा है रेपिटेशन ऑफ ए वॉवल, आगे समझ में। अब वो कह रहा है रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज यूज 2 और मोर टाइम्स इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्या होता है? नजदीकी, नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी को प्रोपिनक्विटी भी बोलते हैं, प्रोपिनक्विटी, नजदीकी, दैट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन का स्पेलिंग सही कर लें, REP, रेपिटेशन। न तो ये एसोनेंस है न तो ये कॉन्सोनेंस है, मतलब मेटाफर तो रेपिटेशन होता ही नहीं है, दैट इज रेपिटेशन। एक कॉमन टर्म दे दिया रेपिटेशन। आया समझ में? जैसे अब ये क्लियर है क्या? जैसे मैंने कहा एलिट्रेशन, जैसे मैंने कहा कि एसोनेंस है, क्या एसोनेंस एलिट्रेशन है? एलिट्रेशन एक ब्रॉड टर्म है, क्या सिमिली मेटाफर है? क्या मेटाफर सिमिली है? हैं? थोड़ा पूजा पाठ किया करो। हाँ, कहीं में कुंडली में दोष है। हाँ, पंडित बिठाना पड़ेगा, कोई ज्योति जगानी पड़ेगी 10-12 घंटे दिन, पूरे 24 घंटे, तब जाके कोई काम बनेगा। हाँ, क्या कह रहा हूं मैं? क्या सिमिली मेटाफर है? क्या मेटाफर सिमिली है? क्योंकि ब्रॉडर टर्म तो क्या है? ये सारे किसके काइंड हैं? तो सिमिली मेटाफर तो क्या है? हो सकती है। मेटाफर सिमिली क्यों होगी? मेटाफर सिमिली थोड़ी होगी, लेकिन सिमिली क्या है? एल्यूजन क्या है? एनालॉजी क्या है? पर्सोनिफिकेशन क्या है? वो सब मेटाफर हो सकती हैं। ठीक है, मेटाफर अपने आप में ब्रॉडर टर्म है। कौन सी टर्म है? उसी तरीके से एलिट्रेशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसका एक काइंड है एसोनेंस, और फिर भी वो क्वेश्चन बना सकता है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ साउंड है। क्या है? अब वो कई बार एलिट्रेशन को रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड भी कह देता है, जबकि अगर मैं ये कहूं कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड तो कॉन्सोनेंस कहलाता है और रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड एसोनेंस कहलाता है। लेकिन ये दोनों क्या हो सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ये वर्ड और फ्रेज के लिए रेपिटेशन। चलिए जी, व्हाट इज एनेक्डोट? लिखें भाई, लिखा था हमने ये एनेक्डोट। क्या लिखा था? ए शॉर्ट एंड अम्यूजिंग स्टोरी, एक मनोरंजक कहानी। क्या बोलते हैं हिंदी में? किस्सा। एक किस्सा याद आ गया, दैट इज एनेक्डोट, दैट इज एनेक्डोट। चलिए जी, शॉर्ट प्ले हो गया, ए पोएम ऑफ 10 लाइन्स हो गया। हाँ जी, ये 1 वर्ड से छोड़ेंगे इनको, लिटरेरी एज है। चलिए, ए ब्रीफ री अकाउंटिंग ऑफ ए सिंगल रेलिवेंट एपिसोड। चलिए जी, अभी एनेक्डोट लिख लिया क्या? शॉर्ट अम्यूजिंग और एंटरटेनिंग स्टोरी। व्हाट डू यू मीन बाय डिडैक्टिक? चलिए जी, बी टिक कर लीजिए। ए टर्म दैट वी यूज टू डिस्क्राइब ए फिक्शन और नॉन फिक्शन दैट टीचेस ए मॉरल लेसन। डिडैक्टिक जो हमें क्या बताती है? नैतिक शिक्षा देती है। हाँ जी, अब ये देखिए, ड्रामेटिक आयरनी कौन सी है? आयरनी जो ड्रामा में है, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। लेकिन इसको देखेंगे भी, स्टार लगा ले, इसको आगे देखेंगे। हाँ जी, ए रोल और कैरेक्टर दैट इज एडॉप्टेड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इस पे स्टार लगाएं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। ए रोल और कैरेक्टर दैट इज अडॉप्टेड बाय एन ऑथर और एन एक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? पर्सोना, दैट इज पर्सोना।
ए रोल और कैरेक्टर दैट इज अडॉप्टेड बाय एन ऑथर और एन एक्टर। पर्सोना, कैरेक्टर बोल सकते हैं, पर्सोना क्या बोल सकते हैं, और पर्सोना को मेन कैरेक्टर ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाँ पर्सोना। जैसे हिंदी में पर्सोना क्या होता है, शख्सियत होती है। एक पर्सन है और एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति है और एक व्यक्तित्व है, एक शख्स है और एक शख्सियत है। क्लियर, हम सभी पर्सन है, लेकिन अमिताभ बच्चन एक क्या है, पर्सनालिटी है ना, तो वो तरीके से पर्सोना। चलिए जी, is a term which is used to characterize a thing, person or idea. Epithet, विशेषण है, epithet किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता जो शब्द बताता है, और इसने विशेषता के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, कैरेक्टराइज। हाँ जी, ए टर्म विच इज यूज टू कैरेक्टराइज। कैरेक्टराइज यहां पर लिख लें क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब उसके मीनिंग में, हाँ क्वालिफाई का मतलब है उसके मीनिंग में कुछ ऐड करना, उसके मीनिंग में क्या करना, ऐड करना। चलिए जी, एन अनयूजुअल रादर ए सरप्राइजिंग कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। चलिए जी, तो क्या है कंपैरिजन, तो डिसिमिलर चीजों में कंपैरिजन तो सिमिलर भी हो सकती है। अनयूजुअल क्या कह रहा है, तो कंसीट मेटाफर है, बिल्कुल मेटाफर है, सारी क्या है ये सब मेटाफर है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, कंसीट, क्योंकि इसने क्या कहा है, अनयूजुअल। रादर ए, देखो क्या वर्ड यूज किया है, तो ये अनयूजुअल होता है। ये कंपैरिजन कैसा, कंसीट का जो कंपैरिजन है, जो तुलना कंसीट में होती है वो कैसी होती है, अनयूजुअल। वो कैसी होती है, सरप्राइजिंग। वो कैसी होती है, अनलाइकली, संभव नहीं है कि ऐसा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कंसीट बोलते हैं। एन्यूई फिक्शन सिमिली। चलिए जी, इज ए डेलिबरेट रिप्रेजेंटिंग समथिंग एज मच लेस देन इट रियली इज। अंडरस्टेटमेंट है, जितना होना चाहिए उससे कम। ओवर स्टेटमेंट क्या होता है, अतिशयोक्ति, ज्यादा क्या, हाँ ओवर स्टेटमेंट, अतिशयोक्ति। अंडरस्टेटमेंट कम। डेलिब्रेट रिप्रेजेंटिंग समथिंग एज मच लेस देन इट रियली इज, जितना है उससे कम, और ये जितना है उससे, बस जितना है उससे ज्यादा ओवर स्टेटमेंट, और जितना है उससे कम अंडरस्टेटमेंट। एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति। परिभाषा देखिए इसकी, आप तो ऐसे ही पढ़ते रहते हो, जैसे सारे एक तरीके से पढ़ते हो। इज ए डेलिबरेट रिप्रेजेंटिंग, डेलिबरेट क्या होता है, जानबूझ के। डेलिबरेट एक इसलिए कहता हूं, एक एक वर्ड पढ़ा करो आप। अभी टेस्ट लूंगा, सारे क्वेश्चन उल्टे दूंगा, सब उल्टे। देखो आप पढ़ता कौन है, किस तरीके से आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। इज ए डेलिबरेट रिप्रेजेंटिंग समथिंग, जानबूझ के हम किसी चीज को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कैसे, एज मच लेस देन इट रियली इज, जितना वो है वास्तव में उससे, दैट इज अंडरस्टेटमेंट। हाँ जी, व्हाट डू वी कॉल टू ए लेसन ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्शन और नॉन फिक्शन स्टोरी, मॉरल। हाँ जी, द रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड एट क्लोज इंटरवल्स इज कॉल्ड। अब देखो एग्जांपल, देखो आपको क्या कहा है, देखो क्या कहा है, ऑप्शन देखो क्या है, सॉरी रेपिटेशन देखिए, द रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट और, तो उसने कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड दोनों को क्या कहा है, फिर एलिट्रेशन को दो भागों में बांट दूंगा मैं, कि वोवल साउंड का है तो अलग होगा, कॉन्सोनेंट का है तो अलग होगा। क्लोजेट क्लोज होता है जो, असाइड एलजी छोड़ दे। हाँ जी, एलजी भी करेंगे हम लोग। ये असाइड का मतलब पास में, क्लोजेट का मतलब आपकी एलमीरा वगैरह होती है, क्लोजेट होती है, तो ये वैसे ही वर्ड दिए मैं, एलजी में भी देख लेंगे आगे। चलिए जी, अब ये परिभाषा देखिए भी है, करें 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई क्या होगा, हैं? अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू वी कॉल टू ए राइटर्स एटीट्यूड। मैं क्या, सबसे पहली बात, एक बात मान लें आप कि आप एक एक वर्ड करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें, ठीक है, वही परिभाषा होती है। व्हाट डू वी कॉल टू ए राइटर्स एटीट्यूड, राइटर का एटीट्यूड टुवर्ड किसकी तरफ,
सब्जेक्ट मैटर की तरफ, दैट इज रिवील्ड थ्रू। रिवील्ड थ्रू का मतलब प्रकट होता है, शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, डिक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी, जैसे कहते हैं टोन, दैट इज नोन एज टोन। ठीक है, ये परिभाषा आप लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। टोन की परिभाषा ये। सटायर, फार्स, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है? बिगनिंग। कौन सा पिरामिड था? फ्रेटेक्स। फ्रेटेक का पूरा नाम क्या है? गुस्टाव फ्रेटेक। कहां का था? जर्मन का था। उसके पिरामिड के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। पहला एक्सपोजिशन, जिसे क्या बोलते हैं? बिगिनिंग। और क्या बोलते हैं? इंसाइटिंग ऑफ एक्शन, जहां से एक्शन क्या है, मतलब वो कहानी जो है वो शुरू होती है। दूसरा पार्ट क्या था? राइज ऑफ एक्शन, कहानी का राइज होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा क्या आता है? जहां पर क्या आएगा? एक टर्निंग पॉइंट आएगा। फिर फोर्थ क्या है? अब एक्शन फॉल हो गया, अब कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। फिर पांचवा क्या हो गया? डिनाउमेंट, एंड हो गया। चलिए जी, व्हाट डू वी कॉल टू ए हैवीली डिडक्टिक स्टोरी? मॉरल। हाँ जी, विच काइंड ऑफ नॉवल टेक्स इट्स सेटिंग एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम हिस्ट्री? हिस्टोरिकल नॉवल। हाँ जी। ये रोमांटिक नॉवल क्या है भाई? रोमांटिक नॉवल घटनाक्रम, वो तो रोमांटिक कॉमेडी देखा था। रोमांटिक नॉवल जनरली हम देखते नहीं है, लेकिन इसने अपने तरीके से, मतलब उस तरीके से दिया है कि बनाया गया ऑप्शन। रोमांटिक नॉवल वही नॉवल है जिसमें हम लोग किसको फेस करते हैं? इमेजिनेशन को। बहुत ज्यादा क्या होता है? इमेजिनेशन। और इसमें वो हमें यूनिटी दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनल नॉवल जो एक रीजन को लेकर लिखा जाता है, एक क्षेत्र को लेकर, एक क्षेत्र की बात होती है। रीजनल में बात होगी रीजन की, दैट इज रीजनल नॉवल। ये वो ऐसे तो 100-200 जितनी नॉवल लिखी गई आज तक, सबका ही काइंड बन सकता है, समझे? तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एपिस्टोलरी, ये प्रॉपर काइंड जो है वही थे वो। चलिए जी, हाँ जी। ए डिवाइस, अब क्या क्वेश्चन है भैया ये बताइए भाई। 37 का पढ़ें और आंसर बताएं। डेफिनेशन देखें 37 का क्या है। ए डिवाइस थ्रू विच द राइटर रेजेस, एंड नहीं है, एन है ये, एंड नहीं है, एन है, ANN, रेजेस एन इररेलेवेंट इशू टू ड्रॉ द अटेंशन अवे फ्रॉम द रियल इशू। रियल इश्यू से ध्यान को भटकाने के लिए, रेड हेरिंग, दैट इज रेड हेरिंग। सिंटेक्स क्या था? रिलेशनशिप है वर्ड्स में। टोन अभी हमने देखा कि किस तरीके से वो सारी चीजें यूज करता है। एक्सप्लिकेशन होता है स्पष्टता, लिखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग लिखने सिर्फ। स्पष्टता, क्लैरिटी, क्लैरिटी, एक्सप्लिकेशन, एक्सप्लिकेशन। चलिए जी, हाँ जी। एक्सप्लिकेशन वर्ड बना है, एक वर्ड होता है एक्सप्लिकेबल, सॉरी एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट। चलिए जी, इज ए लिटरेरी प्रोडक्शन ऑफ राइटर्स इमेजिनेशन बाय यूजिंग थीम, कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, फिक्शन है वो। जेनर क्या है? अभी लिखा था काइंड है, कॉन्सोनेंस है, पैराडॉक्स है। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखेंगे आप ना, आप टिक लगा लीजिए, फिर इसको नोटबुक में लिख लेना। चलिए जी, इज द लैटिन टर्म इन विच द वाइड स्प्रेड ऑकरेंस, ऑकरेंस क्या होता है? घटना। ऑकरेंस, वाइड स्प्रेड मतलब चारों तरफ फैली हुई, चारों तरफ फैली हुई, ऑफ समथिंग इज टेकन टू मेक इट ट्रू। is the Latin term in which the widespread occurrence of something is taken to make it true. इसे अपनी, इसका एड पॉपुलम है लेकिन अपनी परिभाषा में लिख लें, which is, अब मैं लिख रहा हूं और आप और बताएंगे एक और कौन सा वर्ड हो सकता है इसके लिए। ये जो एड लगता है ना, AD, एड, ये सब लैटिन वर्ड्स होते हैं, इसलिए ये लैटिन अब नहीं चलते हैं। जैसे आपका वर्ड है कि इन्फिनिट, किससे बना है? एड इन्फिनिटम से। एक वर्ड है नॉसिया, किससे बना है? एड नॉसिया से। किससे बना है? हाँ, जैसे आप एक वर्ड यूज करते हैं एन रूट, है ना, अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड में अभी भी वो लैटिन का यूज करते हैं स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। खैर, क्या लिखा जी? विच इज कंसीडर ट्रू, लिखो भाई और बताओगे
which is considered true because most of the people find it true. हाँ वही है ये एड पॉपुलम. पॉपुलम वर्ड जो है वो वहां पीपल वर्ड जो है वो सॉरी जो पॉपुलेशन वर्ड जो है उसी का ये इसी से बना है. पॉपुलम एड पॉपुलम एड पॉपुलम. हाँ जी. अभी एंग्स का परिभाषा आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. होमोनिम होते हैं जिनका साउंड एक जैसा होता है, एड होमोनिम नहीं पढ़ेंगे हम लोग. एंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, भी आगे आ जाएगा. हाँ जी. तो एड पॉपुलम क्या है? हम उस बात को सच मान लेते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग उसे क्या मानते हैं? ज्यादातर लोग सच मानते हैं. हमने उसे खुद अनुभव नहीं किया है, हमने खुद कभी उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन हम फिर भी सच मान लेते हैं. क्यों? क्योंकि हाँ लोग मानते हैं. मैं कहूंगा दिल्ली में ठग हैं. दिल्ली में ठग क्यों हैं? क्योंकि जनरल बात है कि दिल्ली में ठग होते हैं, ऐसी. तो दैट इज व्हाट एड पॉपुलम. चलिए जी. बैलेंसिंग ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इज कॉल्ड एंटीथेसिस. एंटीथेसिस. चलिए जी. आर्किटाइप, स्टाइल, डिडक्शन. चलिए डिडक्शन लिख लें भाई. डिडक्शन क्या होता है? इन्फरेंस. इन्फरेंस एक तरीके का निष्कर्ष कहते हैं हम लोग. जब मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, डिडक्शन के दो मतलब होते हैं. एक तो डिडक्शन होता है कटौती होता है ना. हाँ तो डिडक्शन का एक मतलब इन्फरेंस भी है. यहां पर इन्फरेंस से है, इन्फरेंस से निष्कर्ष. कैसा निष्कर्ष? जो स्पष्ट नहीं है वो निष्कर्ष. जैसे किसी व्यक्ति को देख के मैंने ये अंदाजा लगाया कि व्यक्ति कुछ ना कुछ, उसके चेहरे के हाव भाव से पता लगाया कि इसके साथ में कुछ गलत हुआ है, तो ये मेरा क्या है? निष्कर्ष है जो स्पष्ट नहीं है. आपके हाव भाव से मेरे को लगा कि खुश है व्यक्ति, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है इसके साथ में, तो वो क्या है? निष्कर्ष निकाला हमने, उसे बोलते हैं डिडक्शन या इन्फरेंस. चलिए जी. ए टर्म दैट इज यूज्ड इन एग्जिस्टेंशियल क्रिटिसिज्म, अंडरलाइन करें भैया. एग्जिस्टेंशियल क्रिटिसिज्म to show both the individual and collective anguish and anxiety of the period after the Second World War is called angst. ये फिर कल भी एक वर्ड देखा था ऐसा ड्रामा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आया था, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. शाबाश. आया था क्या? हाँ, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. क्या था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? अजीब अजीब सी बातें. क्यों होती हैं अजीब सी बातें? क्या जरूरत है उसको? नहीं, ताकि दिखाया जा सके कि मानव जीवन में जब पर्पस, मीनिंग और कम्युनिकेशन का लॉस होता है तो क्या हो सकता है. जब उनमें आपसी संबंध नहीं रहता है. तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में उसने ये दिखाया कि अगर हमारा मानव जीवन पे नियंत्रण नहीं रहा तो इस तरीके से एब्सर्डिटी आएगी, एक स्ट्रेंजनेस आएगी. चलिए जी. एंग्स बोलेंगे इसको भाई. चिंता. एंग्स का शाब्दिक अर्थ लिख लें. वरी है, एंग्जाइटी है. किसमें? मानव जीवन में. मानव जीवन में जो चिंता है, मानव जीवन में जो वरी है, वो एंग्स्ट है बस. मानव जीवन में जो चिंता है, एंग्जाइटी है, उसे कहेंगे एंग्स्ट. चलिए जी. मोटिव क्या है भाई? मोटिव अच्छा है भाई. ऐसी चीजें, कॉन्सेप्ट, आइडिया जो सारे जेनर्स में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं. और इसलिए रिपीट होते हैं इसलिए हम उनसे क्या होते हैं? जनरली परिचित होते हैं. पहाड़, नदियां, इन पर हर पोएम में लिखा गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिपीट होते हैं, मोटिव होते हैं. एंटीथेसिस जो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के. चलिए जी. विच टाइप ऑफ नॉवल प्रेजेंट्स. अब ये इससे अच्छा मतलब क्वेश्चन नहीं था, बना ये क्वेश्चन. social word conveying the values and customs of a complex or highly developed society. हमने देखा था कि नॉवल में मैनर्स, हमने तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स देखा था. कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है?
कॉमेडी ऑफ मैनर्स में किसको एड्रेस किया जाएगा? क्या हर कॉमेडी में एक मैसेज होता है क्या? हर कॉमेडी में एक मैसेज होता है। कॉमेडी बिना मैसेज के हाँ नहीं हो सकती है। कितनी शानदार बात है कि हर कॉमेडी में, लेकिन जिस कॉमेडी का सेंट्रल आइडिया ही एक सोशल प्रॉब्लम होगी वो क्या है? वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। वो क्या है? हाँ, उसी तरीके से नॉवल ऑफ मैनर्स हो जाता है। जो नॉवल सामाजिक किसी इश्यू को एड्रेस करती हैं उसे बोलते हैं नॉवल ऑफ मैनर्स। गॉथिक नॉवल कौन सी है? सुपरनैचुरल है। हिस्टोरिकल नॉवल जिसमें हिस्ट्री है। सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल, कुछ है नहीं, काइंड नहीं है ये, लेकिन मीनिंग लिख लें आप। सेंटिमेंटल का मतलब है इमोशनल। नॉवल ऑफ मैनर्स इसलिए कह रहा हूं, क्या काइंड हो सकते हैं? सोशियोलॉजिकल, रीजनल, हजारों काइंड्स हो सकते हैं, है ना नॉवल के। बेसिक काइंड जो है वो पढ़ने हैं सिर्फ। चलिए जी, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज नेम्ड ओनोमेटोपिया। हाँ जी, पैथोस होता है सोरो, पैथोस होता है दुख, मोटिव हो गया सटायर, व्यंग्य। साउंड ओनोमेटोपिया। चलिए जी, बैलेंसिंग ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज, एंटीथेसिस, बैलेंस किया जाएगा। जैसे एग्जांपल उसने लिखा था हमने, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। चलिए जी, यहीं तक था क्या? लास्ट था ये? चलिए जी, अब सुने भी ध्यान से। अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है, थोड़ा बहुत जितना भी है वो हम लोग देखेंगे। आप लोग इस शीट को थोड़ा सा अच्छे से एक बार रिपीट कर लें। इसमें जो वर्ड नहीं आ रहा है, जो डेफिनेशन आपको ऐसा लग रहा है कि डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आई, वो लिख लें नोटबुक में, क्लास में पूछ लें। एटलीस्ट उन सब चीजों को इस शीट में जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं लग रही है, मतलब न्यू है, वो जरूर लिख लें आप। देखो भाई ध्यान से, परसोना का मतलब क्या है? देखें भाई, क्वेश्चन अच्छा है। परसोना का मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट नहीं है वो। परसोना एक प्रोटैगनिस्ट नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। जैसे फ्लैट कैरेक्टर कौन सा है? जिसका कोई प्रभाव नहीं है। प्रोटैगनिस्ट एक मेन कैरेक्टर हो गया, कितना होगा? एक ही होगा। परसोना का मतलब है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना। परसोना का मतलब एक पर्सनैलिटी है जो लोगों को क्या करती है? प्रभावित करती है। वो शख्सियत है, वो एक परसोना, एक पर्सनैलिटी है, पर्सन नहीं है, परसोना है। दैट इज इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, इंप्रेसिव है। चलिए पढ़ के आएंगे।